वेलकम टू जन पाठशाला। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में, जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर वर्ष 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग पाचन तंत्र को कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, ऐसा कुछ हमारा पाचन तंत्र होता है हमारे बॉडी के अंदर। इन सभी ऑर्गन्स के बारे में एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसे हम लोग हिंदी में पाचन तंत्र भी कहते हैं, ठीक है। पाचन तंत्र, वो यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हमें पाचन तंत्र की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। क्या हमें पाचन तंत्र की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाई वी नीड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आंसर है कि सबसे पहला, भोजन को पोषक तत्वों में बदलने के लिए। जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो वो सीधे पोषक तत्वों के रूप में नहीं होता। सबसे पहले अब आता है कि पोषक तत्व क्या होते हैं, ठीक है। तो पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन और पांचवा मिनरल्स और छठे नंबर पे आता है हमारा वाटर, ठीक है। ये 6 मिलकर के पोषक तत्व बनते हैं। और पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? हमें हमारे भोजन से मिलते हैं। और जब हम भोजन करते हैं तो हम सीधे पोषक तत्व नहीं लेते, हम भोजन को लेते हैं और हमारे पाचन तंत्र में पाचन के दौरान, पाचन के बाद हमें ये पोषक तत्व मिलते हैं। तो इसलिए हमारे पोषक तत्व के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है। आगे, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत ही ज़रूरत है, ठीक। ऊर्जा हमारे भोजन से प्राप्त होता है, ठीक। और डायरेक्ट हम ऊर्जा नहीं लेते, पहले हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का पाचन होता है और उसके बाद हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम न रहे तो ना ही हमें पोषक तत्व मिलेंगे और ना ही हमें ऊर्जा मिलेगी, तो जीवन हमारा संभव ही नहीं है। तीसरा है कि शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत। और ये कैसे होता है? ये हमारे पोषक तत्वों में उपस्थित प्रोटीन के द्वारा होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखेंगे कि ये पोषक तत्व जो 6 प्रकार के हमने देखे, उनके क्या क्या काम है, ठीक है। पहला कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा प्रोटीन है, तीसरा फैट है। अब देखिए, ये तीनों जो हैं, उन तीनों से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक। इन तीनों से एनर्जी मिलता है और इनमें से ही एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन का काम है वृद्धि एवं मरम्मत। हमारे शरीर में वृद्धि जो होती है और हमारे शरीर की कोशिकाएं जो भी खराब हो जाती हैं या फिर डेड कर जाती हैं, उनकी मरम्मत के लिए हम प्रोटीन जिम्मेदार होता है, ठीक। चौथे नंबर पे आता है विटामिन, जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करता है और बीमारियों से लड़ने में बहुत ही बड़ा योगदान होता है इसका, विटामिन का, ठीक। आगे है मिनरल्स। ये भी हमारे शरीर में टूट फूट मरम्मत का कुछ निर्माण करते हैं। आगे वाटर, और वाटर का बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे शरीर में। वो एक जगह से चीज़ों को दूसरे जगह ले जाने में बहुत ही बड़ा योगदान होता है इसका, जल का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अब पाचन तंत्र के बारे में देखेंगे। यहाँ पे पाचन तंत्र की शुरुआत करेंगे। पाचन तंत्र जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। पहला आहार नाल है, दूसरा पाचन ग्रंथियाँ हैं। पाचन तंत्र के अंदर 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, पहला आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ओके। पहला आहार नाल जो है वो हमारे शरीर में, मानव तंत्र में,
मानव पाचन तंत्र में 10 मीटर का होता है, लगभग 10 मीटर होता है। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्ट आते हैं। देखिए यहाँ पे पहला है माउथ, बकल कैविटी जिसे बोलते हैं। दूसरा आइसोफेगस, हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं। स्टोमेक तीसरा में, जिसे अमाशय बोलते हैं। फिर आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे छोटी आंत बोलेंगे। फिर उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे बड़ी आंत बोलेंगे। और लास्ट में आता है हमारा एनस, जिसे मल निष्कासन द्वारा बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियाँ आती हैं हमारी। पहला है कि सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारे मुंह में उपस्थित होता है और जो सलाइवा बनाते हैं, ठीक है। दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो हमारे स्टोमक में होता है, पेट में होता है। तीसरा लीवर, जो कि हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी हमारे पाचन तंत्र का एक अहम हिस्सा है, ठीक है। चौथा है गाल ब्लैडर, जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं, जिसमें पित्त इकट्ठा होता है। और पाँचवें नंबर पे है पैनक्रियाज, जिसे आग्नेयाशय बोलते हैं। और लास्ट है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है, जो कि इंटेस्टाइन में हमारे मौजूद होती हैं। तो ये सभी जो भी ऑर्गन्स हैं, ये सभी मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं और इनकी सहायता से ही हमारे शरीर में पाचन क्रिया संभव हो पाती है। चलिए एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो पाचन क्रिया है वो कितने स्टेप्स में होती है और उनका प्रोसेस क्या होता है। पहला है कि इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण। पाचन क्रिया में सबसे पहले है, यह आवश्यक है कि हम भोजन को ग्रहण करें, ठीक है। तो इंजेशन में ये होता है कि हम भोजन को ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, हम अपने मुंह के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, बकल कैविटी से, ठीक है। इंजेशन में हमारा बकल कैविटी काम आता है, ठीक। दूसरे नंबर पे होता है कि हम अब भोजन खाने के बाद इसका पाचन होता है। पाचन क्रिया में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। पहला, मुंह में हमारे सबसे पहले पाचन स्टार्ट होता है, ठीक। दूसरे नंबर पे स्टोमक में, पेट में पाचन होता है। और तीसरे नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पाचन क्रिया नहीं होती है, ठीक। तीसरे नंबर पे जो काम होती है वो एब्जॉर्प्शन होता है। पहले हो गया हम भोजन को ग्रहण किए, दूसरा उसमें उस भोजन का पाचन हुआ। अब तीसरे नंबर पे उस भोजन का अवशोषण होगा, ठीक है। और यह अवशोषण हमारे आंतों में होता है, ठीक है। अवशोषण का तात्पर्य यह है कि पोषक तत्वों का, यानी भोजन का पाचन हो गया। अब भोजन में जो भी पोषक तत्व हैं उनका रक्त में समावेश करना, यानी कि अवशोषण करना या रक्त में लेना, वही हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। चौथा नंबर पे हमारा काम आता है क्या, कि एसिमिलेशन, यानी कि अभिशोषण या स्वांगीकरण। ये क्या होता है कि रक्त के पोषक तत्वों का उपयोग करना, ठीक है। जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार उन पोषक तत्वों का उपयोग करना ही स्वांगीकरण कहलाता है। आगे अंतिम स्टेप क्या है कि इजेशन, ठीक है, जिसे निष्कासन भी कहते हैं। और यही हमारे पाचन क्रिया का सबसे लास्ट पार्ट है और लास्ट स्टेप है, जो कि जो भी भोजन हमारा नहीं पच पाया है या फिर अपशिष्ट पदार्थ जो भी बचे हैं पाचन क्रिया के दौरान, उन्हें अपने शरीर से बाहर निकालना, जो कि किसका काम है, लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि हम जो भोजन करते हैं उसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये पहले देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है कौन से पोषक तत्व से मिलती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें वसा से मिलती है, जो कि 9 किलो कैलोरी होता है प्रति ग्राम में। यहाँ पे सारी जो कैलोरी में ऊर्जा दी गई हैं वो प्रति ग्राम के हिसाब से दी गई हैं। तो 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2
किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है और प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे देखिए, आगे हम एक एक करके जितने भी ऑर्गन हैं उनकी बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। बात को शुरुआत करेंगे अपने मुंह से, जहाँ से हमारा पाचन स्टार्ट होता है। और सबसे पहले हमारे मुंह में बक्कल कैविटी में जीभ आता है और इसकी हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जीभ जो होता है, टंग, जीभ एक पेशीय संरचना है। ठीक, पेशीय संरचना मतलब कि इसमें हड्डी नहीं होती है, अस्थियां नहीं पाई जाती हैं, उपास्थियां नहीं पाई जाती हैं, बस केवल ये मांसपेशियों से बना एक संरचना होता है जो हमारे मुख गुहा में उपस्थित होता है। ठीक है, यह एक संवेदी अंग होता है, यानी कि संवेदना यानी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं ना, हमारी सेंसेस, उनमें से ये एक है। ठीक, कौन? जीभ। जीभ का पिछला हिस्सा, अब देखिए, जीभ का अगला हिस्सा तो स्वतंत्र होता है, लेकिन पिछला हिस्सा हायोइड नाम की अस्थि से जुड़ा होता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हायोइड नाम की अस्थि से हमारा जीभ पीछे की तरफ जुड़ा होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि स्वाद बताना। ठीक, स्वाद कैसे पता चलता है? स्वाद पता करने के लिए हमारे जीभ पर स्वाद कलिका होती है। ठीक, ये स्वाद कलिकाओं की संख्या हमारे जीभ पर लगभग 2000 से 8000 तक पाई जाती है, जिसकी मदद से हम किसी भी खाद्य पदार्थ की स्वाद बता पाते हैं या जान पाते हैं। ठीक है, अब स्वाद कलिका जो है उसको तो हम आम बोलचाल की भाषा में स्वाद कलिका बोल देते हैं, लेकिन इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में पेपिला बोला जाता है। और ये पेपिला जो होती हैं वो, उसके बारे में देखेंगे, ये बहुत ही सेंसिटिव यानी संवेदी होती है, बहुत ही नरम होती है। ये स्वाद कलिकाओं की ही बात हो रही है, बहुत ही नरम होती है। नरम का पता कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम कोई गर्म पानी, अगर ज़्यादा गर्म पानी पी लेंगे तो ये स्वाद कलिकाएं, ये पेपिला जो होती हैं वो मर जाती हैं, जिससे उसके बाद हमें स्वाद का पता नहीं चल पाता है। या एक कंडीशन और है जिसमें हमें स्वाद का पता नहीं चलता है। जब हमें सर्दी या खांसी होती है तो हमारे जीभ पे स्वाद कलिकाओं पे म्यूकस की एक परत जम जाती है, जिसके कारण हम स्वाद का पता नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा जीभ है, ठीक है, इन जीभ पे जो ये कलिकाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं वही है हमारी स्वाद कलिका, उन्हीं को हम बोलेंगे पेपिला। ठीक है, अब तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे जीभ के द्वारा 4 तरह के स्वाद का पता लगाया जाता है, लेकिन एक और है जिनके बारे में आज आप नया पढ़ेंगे। पहला है कि मीठा, जो भी खाद्य पदार्थ मीठे होंगे उनके स्वाद का पता हमारे जीभ के अगले हिस्से, अगले भाग से पता चलता है। ठीक है, दूसरा है कि जो भी खाद्य पदार्थ नमकीन स्वाद होते हैं जिनमें भी, उनका पता हमें इन भाग से पता चलता है। ठीक है, और जो भी खाद्य पदार्थ खट्टे होते हैं उनका पता ये जीभ के किनारे वाले भागों से पता चलता है, किनारे वाले भागों से पता चलता है। आगे जो भी खाद्य पदार्थ तीखे होते हैं उनका पता हमारे जीभ के पिछले भाग पर पता चलता है। ठीक है, अब नंबर है सबसे लास्ट वाले की। ठीक है, जो कि है जिसके स्वाद का नाम है उमामी स्वाद। उमामी स्वाद क्या होता है? ये 5वें नंबर का स्वाद है और ये जीभ का जो है पूरा मध्य भाग होता है। ठीक है,
ये पूरा भाग, यहाँ पे हमें उमामी स्वाद का पता चलता है। ठीक है, अब उमामी स्वाद के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये स्वाद किस तरीके का होता है, कहाँ से हमें किस खाद्य पदार्थ से ये उमामी स्वाद का पता चलता है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिएगा उमामी स्वाद के बारे में ये फिफ्थ टेस्ट है। और उमामी जो है, उमामी स्वाद, ये जापानी शब्द से बना हुआ है उमामी। और ये स्वाद हमें कहाँ मिलेगा, चाइनीज खाद्य पदार्थों में या नॉनवेज में। और ये जो है, ये उमामी स्वाद कैसे आता है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक पदार्थ होता है जिसे खाद्य पदार्थ में मिला देने पे ऐसे उमामी नाम के स्वाद का पता चलता है, जिसे शॉर्ट में MSG भी कहते हैं। ठीक है, ये जो पेपिला होते हैं वे हमारे 4 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं, वेलेट पेपिला, फालिएट पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला एंड फिलीफॉर्म पेपिला। और यही पेपिला को हम स्वाद कलिका भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे, ये जो आसुत जल होता है, जो कि बैटरियों में डालने वाले पानी होते हैं, उनमें उनका उनके स्वाद का पता जो है केवल 2 ही लोग लगा सकते हैं। पहला मंकी, दूसरा पिग, यानी बंदर और सूअर ही पता लगा सकते हैं। हम जैसे आम इंसान जो कि मनुष्य हैं, वो आसुत जल का स्वाद नहीं पता लगा सकते, क्योंकि उसका pH बिल्कुल ही 7 होता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है और उसका कोई भी स्वाद नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं दांत की, जो कि हमारे मुख गुहा में दूसरा भाग है। ठीक, दांत, मनुष्यों में दांत जो है, दांत 3 तरीके के होते हैं, 3 गुण होते हैं हमारे दांतों के। पहला ये गर्ददंती होता है, यानी हमारे जो दांत होते हैं वो मसूड़ों में धंसे हुए होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि ये द्विवार दंती होते हैं, यानी कि हमारे मनुष्यों में ये दांत जो होते हैं वो 2 बार आते हैं। ठीक है, दूसरा विषम दंती, यानी कि मनुष्यों में केवल एक ही तरीके के सभी दांत नहीं होते हैं, दांतों में विषमताएं होती हैं, यानी कि अलग अलग तरीके के दांत देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये देखिएगा दांतों के स्टडी को क्या बोलते हैं कि ओडोंटोलॉजी। ठीक है, और दांतों की कोशिकाओं को ओडोंटोसाइट। ठीक, ये यहाँ पे देखिएगा, ये दांत के बारे में कुछ चीज़ें हैं। ये जो है हमारा दांत है। ठीक, दांत में 3 लेयर बनाया गया है। पहला ऊपर का, जिसे इनेमल बोला गया है। ठीक है, जो कि किससे बना हुआ है, कैल्शियम फास्फेट से। इसका फार्मूला आप देख सकते हैं। दूसरा लेयर जो है वो है डेंटाइन। ठीक, और तीसरा जो है वो है ये पल्प। ठीक है, पल्प, इसी में हमें झंझनाहट या ब्लड आना इसी में पता चलता है। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है, ये सीमेंटम, ये ऐसा जगह है हमारे दांत का जहाँ पे हमारा दांत और मसूड़े दोनों ही जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमारा जो दांत होता है, मनुष्य में जो भी दांत होता है, वो जो ऊपर का भाग दिखाई देता है, वो हमें दांत का केवल 1/3 भाग ही दिखाई देता है, और 2/3 भाग हमारे मसूड़ों में धंसा हुआ होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। ये देख लीजिए, इनेमल में दांत की सबसे ऊपरी कठोर परत होती है ये। ठीक है, दूसरा डेंटाइन जो है इनेमल के नीचे की परत होती है, ये पीले रंग की होती है। और तीसरा जो आखिरी भाग है दांत का, पल्प, दांत का जीवित भाग होता है। ठीक, जिसमें रक्त वाहिनियाँ तथा नसें होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पल्प के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, आगे
दांत के प्रकार पे को जानेंगे कि दांत कितने कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से जानवरों में, कौन कौन से जंतुओं में दांत किस तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला टाइप है दांत का कि एक्रोडोंट, यानी कि दांत जबड़े की हड्डी के ऊपरी किनारे पर लगे होते हैं, यानी पूरी तरह धंसे नहीं होते हैं। दांत जो होते हैं जबड़े की हड्डी के ऊपरी किनारे पर ही लगे होते हैं, और ऐसे दांत हमें मछलियों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा है कि प्लूरोडंट, दांत जो होते हैं जबड़े की हड्डी के भीतरी किनारे पर लगे हुए होते हैं, और ऐसे दांत जो हैं छिपकली और सांप यानी कि सरीसृपों में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, और तीसरा है थीकोडोंट, गर्तदंती, जो कि हमारे मनुष्यों में भी पाए जाते हैं। दांत जबड़े की हड्डी में धंसे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, और ऐसे दांत स्तनधारियों में, हम लोग स्तनधारी हैं यानी कि मनुष्यों में भी होता है, घड़ियाल में भी, मगरमच्छ में भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि जो मनुष्यों के दांत होते हैं ये विषम दंती होते हैं, हमने पढ़ा, और विषम दंती होते हैं तो ये एक जैसे नहीं होते हैं हमारे मुंह में, ये कई तरह के दांत होते हैं। और कौन कौन से वो दांत हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए, पहला है कर्तनक। ठीक है, इनकी संख्या हम देखेंगे बच्चों में कितनी होती है, जो 5 वर्ष से तक होते हैं, और वयस्कों में कितनी होती है, जो 18 से ऊपर होते हैं। और ये भी देखेंगे कि इन दांतों के काम क्या होते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा दांत है वो है कर्तनक। बच्चों में इसकी संख्या 8 होती है, ऊपरी जबड़े में 4 और निचली जबड़े में भी 4। ठीक है, वयस्कों में भी इसकी संख्या वही होती है, 8, ऊपर में 4 और नीचे में भी 4। इसका मुख्य काम होता है भोजन को काटने में मदद करना। ठीक है, दूसरा है रदनक। बच्चों में इसकी संख्या 4 होती है, ऊपर के जबड़े में 2, निचले वाले में भी 2। बड़ों में इसकी संख्या वही 4 ही होती है, ऊपर के जबड़ों में 2 और नीचे में 2। इसका मुख्य काम भोजन को चीरने फाड़ने में मदद करता है। ठीक है, तीसरा है अग्र चर्वड़क। ये बच्चों में नहीं होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये वाला जो दांत होता है ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है, अग्र चर्वड़क। ठीक है, ये वयस्कों में पाया जाता है और इसकी संख्या उनमें 8 होती है, 4 ऊपरी जबड़ों में और 4 निचली जबड़ों में। ठीक है, इसका काम होता है भोजन को चबाने में मदद करना। और आखिरी जो प्रकार है दांत का वो है चर्वड़क। बच्चों में इसकी संख्या 8 होती है, ऊपरी जबड़ों में 4 और निचली जबड़ों में भी 4। वहीं बड़ों में इसकी संख्या 12 होती है, 8 से बढ़कर 12 हो जाती है, और इसी दांत को विजडम टीथ बोलते हैं, अक्ल की दांत। ऊपरी जबड़ों में 6 और निचली जबड़ों में भी 6। इसका मुख्य काम भोजन को पीसना होता है। तो हमने देखा कि बच्चों में और बड़ों में हमारे जो दांत होते हैं चारों, वो किस तरीके के होते हैं। अब देखेंगे, ये देखिए एक बार कि 20 दांत जो हैं ये 2 बार आते हैं। कैसे, देखिए, पहले बच्चे होते हैं हम, और बच्चों में जो 20 दांत आते हैं वो टूट के फिर से 32 दांत आते हैं। तो हमारे पूरे जीवन काल में कुल 52 दांत आते हैं, यानी कि 20 बच्चों की उम्र तक और 32 वयस्क की उम्र तक। ठीक है, ये टीथ फार्मूला है। बड़ों में 2 1 2 3 और यही नीचे भी, और छोटे बच्चों में ये है। यहाँ पे 0 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने देखा अग्र चर्वड़क में बच्चों में कोई भी दांत नहीं होता है, और यहाँ पे चर्वड़क में 3 और यहाँ बच्चों में 2 है, क्योंकि बड़ों में इसकी संख्या 12 थी और छोटे बच्चों में इसकी संख्या 8 थी। ठीक है,
अब देखेंगे यहाँ पे दांत किस कंडीशन में खराब होने लगते हैं। तो जब हमारे दांत के आसपास यानी दांत का जो पीएच होता है उसका मान 5.5 से कम होने लगता है। ठीक है, यानी अम्लीयता ज़्यादा बढ़ने लगती है तो हमारे दांत सड़ने यानी खराब होने लगते हैं। कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि कुछ लोगों में दांतों की संख्या बढ़ कर के 32 से अधिक हो जाती है, तो उस कंडीशन को हाइपरडोंटिया बोलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि 32 से कम हो जाता है दांतों की संख्या, तो उस कंडीशन को हाइपोडोंटिया बोलते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि मुंह में जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट होता है लार ग्रंथियां यानी कि सलाइवा। ठीक है, जो कि सलाइवा यानी कि सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं वो सलाइवा का फॉर्मेशन करती हैं, लार बनाती हैं। ठीक है, और इस लार ग्रंथियों को साइंटिफिक लैंग्वेज में इब्नर ग्लैंड यानी कि इब्नर ग्रंथि बोलते हैं। इसके बारे में अब थोड़ी सी जानकारी लेंगे। क्या है, यह जो लार ग्रंथियां हैं ये लार बनाती हैं, यानी कि जो लार होता है वो हमें लार ग्रंथियों से प्राप्त होता है। लार का पीएच मान, सलाइवा का जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है। ये देखिए, मुख गुहा में लार मिले भोजन को बोलस कहते हैं, यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जा कर के हमारे सलाइवा से मिल जाता है, और जब सलाइवा में भोजन मिल जाता है तो उस भोजन को हम लोग बोलस बोलते हैं। ठीक है, और प्रतिदिन हमारा जो लार होता है वो 1 से 1.5 लीटर स्रावित होता है। 1 से 1.5 लीटर डेली ये लार ग्रंथियाँ लार स्रावित करती हैं, बनाती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, कितने तरह की लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो 3 तरह की होती हैं। ठीक है, पहला है पेरोटिड ग्लैंड यानी कि कर्णपूर्व लार ग्रंथि। दूसरा है सबमेंडिकुलर ग्लैंड, और तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, पहला जो है पेरोटिड ग्लैंड वो लार ग्रंथि की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पेरोटिड ग्लैंड। ठीक है, जो कानों के सामने पाई जाती है। दूसरे नंबर पे है सबमेंडिकुलर ग्लैंड, जो कि सबसे छोटी लार ग्रंथि है। ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्वेश्चन में आ सकता है एमसीक्यू में, तो इसे जरूर याद रखिए। और ये जो है जीभ के नीचे पाया जाता है सबमेंडिकुलर। ठीक है, तीसरा है सबलिंगुअल। ये जो है जबड़े, एक मिनट, ये जो जबड़े के नीचे वाला है ये सबमेंडिकुलर है, और ये जो जीभ के नीचे वाला है ये सबलिंगुअल है। ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा। तो हमारे सामने 3 तरह की जो लार ग्रंथियाँ थी वो हमने देखा, पेरोटिड ग्लैंड, सबमेंडिकुलर, और तीसरा सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा है पेरोटिड ग्लैंड और सबसे छोटा है सबमेंडिकुलर ग्लैंड। ओके, आगे देखेंगे हम कि ये जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो कौन कौन से एंजाइम बनाती हैं और कौन कौन से एंजाइम हमारे बक्कल कैविटी में पाए जाते हैं। ठीक है, और उनका काम क्या होता है। ठीक, देखिए, एंजाइम में जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जो लार का फॉर्मेशन करती हैं उनमें एंजाइम पाए जाते हैं। और कौन कौन से एंजाइम हैं, पहला एमाइलेज और टायरिन। ये दोनों एंजाइम का काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती हैं। जो हमारे भोजन में स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उनके पाचन में ये एमाइलेज और टाइलिन नाम की जो लार ग्रंथि है, जो एंजाइम है, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है और ये स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पाचन क्रिया है वो हमारे मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है।
ठीक है। दूसरी हमारी एंजाइम हमारे लार ग्रंथि से प्राप्त होती है लाइसोजाइम, जिसका काम है मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम करती है। यानी कि जो हमारे भोजन के साथ हमारे मुंह में बैक्टीरिया चले जाते हैं उनका जो अंत मतलब कि उनको मारने का काम लाइसोजाइम का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जो हमारी ग्रास नली होती है, ये ग्रास नली क्या होता है तो ये देख लीजिए एक बार। ये जो है ये पूरा ग्रास नली है, यानी कि मुख गुहा को, ये जो हमारा जो बक्कल कैविटी है इसको हमारे आमाशय से यानी पेट से जोड़ने का काम यही ग्रास नली करती है। ठीक है, फिर से चलेंगे हम अपने पॉइंट पे। ये देखिएगा एक बार, जो हमारा ग्रास नली होता है उसमें भोजन जो होता है, ग्रास नली में भोजन को मुख से आमाशय तक क्रमानुकुंचन गति से भेजा जाता है। यानी कि जो हमारा मुख होता है वहाँ पे भोजन हम लोग रखते हैं और वहाँ से हमारा भोजन आमाशय तक कैसे जाता है, क्रमानुकुंचन गति करते हुए। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि आगे देखेंगे कि एपिग्लोटिस नाम का ये जो दिख रहा है ये क्या होता है कि जैसे हमारे मुख गुहा से हमारे पेट तक जाने के लिए ग्रास नली होती है, वैसे ही जब हम सांस लेते हैं तो एक विंड पाइप होती है जो हम नाक से सांस लेते हैं उसे फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करती है। और ये दोनों ही पाइपें एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, और अगर ये एपिग्लोटिस न हो तो हम भोजन जो करते हैं वो हमारा भोजन हमारी श्वास नली में जा सकता है। तो एपिग्लोटिस का काम होता है कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। ठीक है, अब देखिए ये काइम, काइल और बोलस, ये तीनों में अंतर होता है। बोलस वो होता है जब हम भोजन को मुंह में रखते हैं और वह लार के साथ मिक्स होता है, तो लार के साथ मिले हुए भोजन को बोलस बोलते हैं। दूसरा, पेट में जब भोजन आता है वो बोलस आता है तो उसमें HCl मिल जाता है और HCl में मिले हुए भोजन को हम लोग काइम बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है छोटी आंत में जब हमारा काइम जाता है और छोटी आंत में तमाम तरह के एंजाइम मिल जाते हैं और उस भोजन को छोटी आंत में उस भोजन को काइल बोलते हैं। ये तीन अंतर है, इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अगला डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है वो है हमारा स्टोमक, आमाशय। ठीक, आमाशय के बारे में देखेंगे जिसका शेप हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर के जे के शेप का होता है। अब देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, ये जे के आकार का है। ठीक है, उदर गुहा में ये कहाँ पे होता है, बाईं ओर होता है। ठीक, जो हमारा पेट होता है उसमें आप बाईं ओर अपने देख सकते हैं कि हमारा जो स्टोमक है। ठीक, लंबाई इसकी कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और इसके स्टडी को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोलॉजी। गैस्ट्रोलॉजी स्टोमक के स्टडी को बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा कार्डियक है उसके अलग अलग पार्ट को एक बार देखेंगे हम लोग। जो हमारा सबसे पहला पार्ट है कार्डियक, कार्डिया, स्टोमक का सबसे ऊपरी भाग है कार्डिया। कार्डिया इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये जो कार्डिया पार्ट है वो हमारे कार्डियक के यानी कि हार्ट के बहुत ही नज़दीक है, इसलिए इसका नाम कार्डिया पड़ गया। ठीक है, अब एक एक करके अमाशय के जो स्टोमक के भाग हैं उनका भी काम देखते जाएंगे। कार्डिया जो है उसका काम क्या है, देखिए, भोजन नली से पेट में भोजन प्रवेश करता है। ठीक है, ये जो हमारा आइसोफेगस है उससे हमारा भोजन हमारे पेट के अंदर प्रवेश करता है और उल्टा आने से रोकता है। यानी कि जो कार्डिया है
इसका काम मुख्य ये है कि भोजन को ये आमाशय के अंदर प्रवेश करना और इसको वापस बाहर जाने से रोकना। ठीक है। और वही जब वापस आ जाता है तो तभी हमें उल्टी हो जाती है। ठीक है। अब देखिए दूसरा पार्ट है फंडस। ये जो है हमारा ये फंडस वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट कार्डियक स्टोमक का। ठीक है। फंडस का काम क्या होता है कि ऊपरी गुंबदाकार भाग होता है ये देखिए यहाँ पे, ये ऊपर से गुंबदाकार यानी कि उठा हुआ भाग होता है। ये जो फंडस होता है हवा भोजन अस्थायी रूप से जमा करता है, यानी कि ये जो भोजन को अस्थायी रूप से यहाँ पे जमा करता है यानी संग्रहित करता है, रखे रहता है यहाँ पे फंडस में। तीसरा पार्ट है अमाशय का, जो है इसका मेन बॉडी अमाशय का। इसका काम क्या है कि सबसे बड़ा भाग होता है अमाशय का। ठीक है। और भोजन को गैस्ट्रिक रस के साथ मिलाकर पचाता है। यानी गैस्ट्रिक रस क्या होता है इसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। इसमें कई तरह के एंजाइम होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में बहुत ही सहायक होते हैं। तो इसमें सबसे लंबे समय तक हमारा भोजन रहता है और इसी में भोजन ज़्यादा समय तक पचाया जाता है। अगला हमारा पार्ट है अमाशय का, जो है एंट्रम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये लास्ट वाला जो पार्ट है हमारा वही है एंट्रम। ठीक है। एंट्रम क्या होता है, भोजन को छोटे कणों में तोड़ता है। ठीक है। और अगला लास्ट पार्ट है वो है पाइलोरस। ये वाला पार्ट है हमारा, ये देखिए ये वाला पार्ट है हमारा पाइलोरस। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है भोजन को धीरे धीरे छोटी आंत में भेजना। ठीक। आमाशय के बाद हमारा छोटी आंत आता है, तो भोजन को छोटी आंत तक भेजने का काम पाइलोरस का होता है। अब वही आमाशयी रस यानी जठर रस के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है और किस तरीके से योगदान करता है। गैस्ट्रिक जूस इसे बोलते हैं और इसका पीएच वैल्यू होता है 1.5 से 1, यानी बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। अब इतना ज़्यादा एसिडिक होने पर हम जिंदा कैसे हैं, यानी कि हमारे जो आंतरिक अंग हैं वो कैसे सुचारू रूप से काम कर पा रहे हैं। इतने पीएच पर तो वो सारे गल जाने चाहिए, लेकिन नहीं। जहाँ पे ये पीएच HCl का पीएच वैल्यू होता है, गैस्ट्रिक जूस होते हैं, उसके चारों तरफ का जो सतह होता है वहाँ पे म्यूकस की लेयर होती है और वही म्यूकस का लेयर उस इतने खतरनाक पीएच मान वाले इन आमाशयी रसों से हमारे आंतरिक अंगों की मतलब रक्षा करता है। ठीक है। अब देखेंगे कि आमाशयी रस में कौन कितने कितने परसेंटेज में कौन कौन से एंजाइम हैं। पहला है हमारा वाटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, 99.3% में। दूसरे नंबर पे एंजाइम्स आएंगे और 0.22% में हमारे एंजाइम है। एंजाइम जो है 3 तरीके के एंजाइम होते हैं हमारे आमाशय में। पहला है पेप्सिन, जो कि हमारे प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा है लाइपेज, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तीसरा है रेनिन, जो कि दूध को पचाने का काम करता है। ठीक है। तीसरे नंबर पे ये हमारा आएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना होता है, तो 0.2% होता है ये। क्लोराइड इनऑर्गेनिक, जो कि 0.27% होता है। और फास्फेट तथा आयनिक एसिड जो है 0.01% में होता है। तो ये रहा हमारे पूरे आमाशयी रस का परसेंटेज कि आमाशयी रस में कितने कितने परसेंटेज में कौन कौन से हमारे एंजाइम या संगठन से मिलके हमारा आमाशयी रस बना होता है। आगे देखेंगे, हमने जैसा कि आपको बताया कि जो HCl वाला
जो आमाशयी रस है उसका जो पीएच वैल्यू है इतना कम होने के बाद भी हमारा आंतरिक अंग सुरक्षित होता है। कैसे? तो वही जो हमने बताया, म्यूकस का लेयर होता है, ठीक है, जो इतने ज़्यादा एसिडिटी अम्लीयता वाले HCl से रक्षा करता है, ठीक है। जब यही HCl बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो जाता है, निकल जाता है, तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कि क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा पीएच वैल्यू वाले यानी कि बेसिक चीज़ों को लेना पड़ेगा, यानी कि एंट एसिड को लेना पड़ेगा, जैसे कि इनो या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम MgOH का होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला है, ठीक है। आगे देखिए, प्रोटीन खाने से पेट में छाले पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि प्रोटीन खाने से ज़्यादा HCl स्रावित होता है और उसके कारण हमारे पेट में छाले पड़ जाते हैं और उस छाले को या उस बीमारी को पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या है, डाइजेशन इन स्टोमक, यानी आमाशय में पाचन कैसे होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रोटीन का पाचन वो पेप्सिन नाम का एंजाइम करता है, जो प्रोटीन को पेप्टोज में तोड़ देता है। अब पेप्टोज पेप्टाइड में टूटता है और आखिरी में प्रोटीन पेप्टाइड से अमीनो एसिड में टूट जाता है। दूसरा रेनिन है, जो कि दूध को पचाने में बहुत ही बड़ा योगदान देता है। देखिए, दूध में चिकनाई लाने का काम, दूध में जो चिकनाई होता है उसको मतलब पचाने का काम रेनिन का होता है, जो केजीन में उसको बदल देता है। और जो रेनिन की मात्रा होती है वो छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है, रेनिन की मात्रा कम होती जाती है, ठीक है। आगे है लाइपेज, जो हमारा एंजाइम था थर्ड वाला, वो वसा का पाचन करता है और जो वसा है उसको ग्लिसरीन में बदल देता है, ग्लिसरीन प्लस फैटी एसिड में, ठीक है, जो कि वसा का मूल रूप है, ठीक। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे आमाशय में नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि यकृत, जो हमारे पाचन तंत्र का एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये एक ग्रंथि है और हमारे पूरे बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही है, लीवर है। इसके बारे में देखेंगे कि सबसे बड़ी बहिस्रावी यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है कि ये यकृत है हमारा, और जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं इसमें नली पाई जाती है, डक्ट पाए जाते हैं और इसकी मदद से ही एंजाइम्स का स्राव होता है, ठीक है, बहाव होता है, ठीक। लीवर जो होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग नहीं है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा अंग नहीं है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन सबसे बड़ा अंग नहीं है। तो सबसे बड़ा अंग क्या है हमारे शरीर का? सबसे बड़ा अंग है स्किन, और जो हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है हमारा लीवर। और लीवर जो है हमारे दूसरे सबसे बड़े अंग के रूप में देखा जाता है यहाँ पे, और सबसे बड़े अंग के रूप में स्किन है और दूसरे नंबर पे यकृत है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रंथि हमारा यकृत है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, जो हमारा यकृत होता है वो डायफ्राम के नीचे पेट के दाहिनी ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। आगे देखेंगे कि जो हमारा यकृत है, लीवर है, उसके फीचर के बारे में, इसकी विशेषताएं क्या है। तो देखिए, कुछ इस तरीके का हमारा यकृत दिखाई पड़ता है और इसमें जो है ये
गाल ब्लेडर है जो यकृत से जुड़ा हुआ होता है। आगे देखेंगे, पहले यकृत के बारे में देखेंगे कि क्या है इसकी विशेषता। ये वजन में जो है वो लगभग 1.5 किलो का होता है। इसका जो रंग होता है लाल भूरा होता है। इसमें 2 लोब होते हैं, यानी कि जो खंड होते हैं वो 2 होते हैं। पहला राइट लोब, दूसरा लेफ्ट लोब, जिसमें से बड़ा वाला राइट वाला होता है और छोटा लेफ्ट लोब होता है। और जो ये लीवर होता है वो थिन कनेक्टिव टिश्यू से, यानी कि पतले संयोजी ऊतक से ढका हुआ होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, जो हमारे लीवर होते हैं, मतलब जो लीवर होता है हमारा, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि हमारे शरीर में 2 तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। पहला एक खराब होता है कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा एक अच्छा होता है जो हमारे बॉडी के लिए ठीक होता है। उसके बारे में देखेंगे तो टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल में देखेंगे क्या है, नाम क्या है इसका, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, और दूसरा है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये खराब क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमें बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। यहाँ तक कि इसका फंक्शन देखिए क्या है कि ब्लड से शरीर में के ऊतक तक कोलेस्ट्रॉल को भेजा जाता है। ठीक है, और ये जो है, ये ऐसे कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो हमारे आर्टरी में, धमनियों में जमाव हो जाते हैं इसका, और इससे हमें हार्ट अटैक जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है, और इससे मनुष्य की जान भी जा सकती है। तो ये जो है एलडीएल टाइप का कोलेस्ट्रॉल वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। जबकि वहीं एचडीएल जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो हमारे शरीर के लिए खतरा नहीं बनता है, और ये जो है एक्स्ट्रा जो भी कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको ब्लड के माध्यम से लीवर में स्टोर कर लिया जाता है, और इससे हृदय से को सुरक्षा मिल जाती है। तो जो हमारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एलडीएल और एचडीएल। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए लीवर के स्टडी को क्या बोलेंगे, हेपेटोलॉजी। ठीक है, हेपेटोलॉजी क्या बोलेंगे, लीवर के स्टडी को। ये देखिएगा, आगे देखेंगे कि लीवर का जो कार्य है वो क्या है, फंक्शन क्या है लीवर का। पहला है कि पीत रस का निर्माण करता है, ठीक, हेपेटिक डक्ट से। और जब पित्त रस का निर्माण होता है, हो जाता है, तो ये पित्ताशय में स्टोर होता है, और वहाँ तक जाने के लिए हेपेटिक डक्ट का यूज होता है। ठीक है, दूसरा इसका काम है यूरिया का निर्माण करता है, यूरिन जिससे बनता है यूरिया का पहले ये निर्माण करता है। और इस पूरे निर्माण में जो भी निर्माण होता है उस पूरे को बोलते हैं ओरिनिथिन साइकिल। ठीक है, तीसरा काम है इसका कि रक्त के अंदर विषैले पदार्थ को हटाता है, ठीक, शुद्ध करता है रक्त को, और इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। ग्लूकोज स्टोर करने का भी काम करता है हमारा यकृत, जिसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। ठीक है, डायरेक्ट ग्लूकोज को नहीं स्टोर करता, ग्लूकोज को पहले ग्लाइकोजन में तोड़ा जाता है और ग्लाइकोजन को यकृत में स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, और यकृत का काम है विटामिन को भी स्टोर करना। हमारे जो भी विटामिन होते हैं उनका स्टोरेज का काम जो होता है वो भी हमारे यकृत का होता है। ये देखिए यहाँ पे 2 टर्म आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। पहला ग्लाइकोजेनेसिस, इसका मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। और एक और टर्म दिख रहा होगा ग्लाइको
ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस जिसका मतलब होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, यानी दोनों ये आपस में विलोम है, यानी कि उल्टा है। तो दोनों टर्म को ध्यान में रखिएगा, दोनों एक जैसे जरूर लग रहे हैं लेकिन एक नहीं है, ठीक है। आगे है कि स्टार्च ऑफ एनिमल और स्टार्च ऑफ प्लांट, यानी कि ये स्टार्च मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, कि एनिमल में जो स्टार्च होते हैं उनका यूज़ हम ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, ठीक है, और जो प्लांट में होते हैं उनका यूज़ सेलुलोज होते हैं, ठीक है। और एक ये जो एराबिनोज होता है वो भी प्लांट में ही पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे कि रीजनरेशन कैपेबिलिटी क्या होती है। जो लीवर होता है हमारा, उसमें रीजनरेशन कैपेबिलिटी होती है। अगर हम लीवर को, जैसे हमारा ये लीवर है, अगर इसको हम काट दें और इसका 70% भाग काट के निकाल दें और केवल 30% भाग ही रहने दें, तब भी ये 2 से 3 महीनों में अपना रीजनरेशन करके, यानी कोशिका विभाजन करके ज़्यादा से ज़्यादा बना के कोशिकाएं ये पुनः पूरे लीवर को का निर्माण कर सकता है। तो ये कैपेबिलिटी हमारे लीवर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वही होता है रीजनरेशन कैपेबिलिटी। आगे देखेंगे हम कि पीत रस के बारे में। बाइल जूस क्या होता है, ये देखिए, बाइल जूस जो होता है उसका निर्माण हमारे लीवर के द्वारा होता है और इसका भंडारण हमारे गाल ब्लेडर में होता है, ठीक है, जो कि हमारे यकृत से ही लगा हुआ होता है। ये देखिए, पित्त नली जो होता है, पित्त नली के द्वारा छोटी आंत में स्राव होता है इस पित्त का, ठीक है, और इसका पित्त का जो रंग होता है वो हरा पीला होता है। इसका पीएच मान 7.5 से 7.8 तक होता है, मतलब ये क्षारीय होता है और इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीत रस में जो है बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगा आपको कि हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा, यानी कि जिस हमारे ब्लड में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हीमोग्लोबिन, जिससे हमारा ब्लड सेल्स बने होते हैं, वो टूट के यूरोक्रोम बनाता है। और ये टूटता कैसे है, पितरस के द्वारा ही टूटता है, जिसे डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये यूरोक्रोम में टूट के, जिसके कारण हमारा यूरिन का कलर जो होता है वो येलो पड़ता है, ठीक है। तो इसमें भी पितरस का ही रोल होता है। आगे देखेंगे क्या है, ये पितरस का काम क्या होता है, इसको देखेंगे, फंक्शन ऑफ बाइल जूस, ठीक है। पहला काम है इसका कि वसा का इमल्सिफिकेशन, यानी कि फैट के पाचन में बहुत ही बड़ा योगदान होता है इसका। बड़ी वसा बूंदों को छोटे बूंदों में तोड़ना, यानी कि फैट का डाइजेशन करता है कौन, पितरस। दूसरा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, यानी कि फैट का अवशोषण भी करता है। और फैट सॉल्युबल विटामिन का भी एब्जॉर्प्शन करता है। नहीं, देखिए यहाँ पे फैट का डाइजेशन करता है लेकिन फैट में सॉल्युबल विटामिन का अवशोषण करता है। जैसे जो हमारा फैट में सॉल्युबल विटामिन है वो 4 ही हैं, कौन कौन, ए डी के ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। इन चारों का अवशोषण करता है कौन, पितरस, ठीक है। इनमें 2 पिगमेंट पाए जाते हैं, बिलुवर्डिन और बिलुरुबिन, ठीक है। इनको बाहर निकालना होता है, ठीक है, हमारे शरीर से। और जब ये ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो जाते हैं तभी हमें एक पीलिया नाम का रोग हो जाता है, जिसमें हमारा पूरा बॉडी जो होता है वो पीला पड़ जाता है। जब हमारे पित्ताशय में, यानी गाल ब्लैडर में जो जो स्टोन होता है, पथरी जिसे बोलते हैं, वो हो जाता है, तो वो कैल्शियम ऑक्सीलेट का होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaC2O4, ठीक है।
और इसको बाहर निकालने की बिना चीड़-फाड़ के जो विधि है वो है लिथोट्रिप्सी। ठीक है। आगे देखेंगे कि जो हमारे लीवर में डिजीज होता है वो कितने तरह का होता है और किस किस प्रोसेस से होकर के गुजरता है। पहला हमारा जो लीवर का कंडीशन होता है कि वो हेल्दी लीवर है। ठीक है, मान लीजिए हमारा हेल्दी लीवर है, फिर उसमें जो है डिजीज़ होना शुरू होगा तो पहला उसका स्टेज होगा फैटी लीवर होगा। फैटी लीवर, इस कंडीशन से हम लोग ठीक हो सकते हैं, 100% चांसेस होते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा फाइब्रोसिस लीवर, इस कंडीशन से हम लोग ठीक हो सकते हैं और उसका चांस होता है 70%। चौथा नंबर है हमारा कि लीवर सिरोसिस, ये जब डिजीज होता है हमारे लीवर में तो इससे ठीक होने के चांसेस केवल 30% होते हैं। और लास्ट कंडीशन है कि लीवर कैंसर, इससे बचना बिल्कुल ही मुश्किल है, इससे हम ठीक नहीं हो सकते। ठीक है। आगे देखेंगे हम लीवर के बाद है पेनक्रियाज। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर था, लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रंथि पेनक्रियाज होगा, जिसे हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है। पेनक्रियाज जो कि कुछ इस तरीके की संरचना होता है, इसका पत्ती की नुमा संरचना होती है। ये हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। यह मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब कि इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों ही स्रावित होंगे, यानी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही ग्लैंड है। यह एक पत्ती जैसी ग्रंथि जो पेट के पीछे होती है। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ये डक्ट वाला पार्ट है, इतना दूर। ठीक है। यहाँ तक हमें नली देखने को मिलेगी, और ये जो नली वाली भाग है ये है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्योंकि एक्सोक्राइन में ही हमें नली देखने को मिलती है और यहीं से हमारा एंजाइम का स्राव होता है। ठीक है। और ये लास्ट वाला जो है इधर, ये भाग हमारा बिना नली का है, जो कि है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें बिना डक्ट के हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है। ये देख सकते हैं आप। आगे देखेंगे, आगे क्या है, पेनक्रियाटिक जूस, यानी कि पेनक्रियाज से जो भी हमारे एंजाइम्स स्रावित होते हैं वो कौन कौन से हैं, ये देखेंगे कि अग्नाशय द्वारा स्रावित या क्षारीय पाचक रस होते हैं, यानी कि इनका जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है। यह पेनक्रियाटिक डक्ट से ग्रहणी में प्रवाह करते हैं, यानी कि ये एक जो क्राइन वाला भाग है पेनक्रियाटिक जूस, ये एंजाइम है। ठीक है। और इनका पीएच 8 से 8.5 होता है, यानी क्षारीय होता है। आगे देखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम हो और उनके कार्य क्या क्या हैं। पहला है ट्रिप्सिन, और इसका मुख्य काम है प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ना, यानी कि प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है। जो ट्रिप्सिन है हमारे पेनक्रियाटिक जूस का पहला एंजाइम, उसका मुख्य काम क्या है, प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन करना ट्रिप्सिन का काम है। दूसरा है एमाइलेज, ये स्टार्च को पचाने में बहुत ही बड़ा योगदान देता है, यानी इस स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तीसरा है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये क्या करता है, पेप्टाइड्स के अंतिम छोर से अमीनो अम्ल हटाता है। ठीक। चौथा है लाइपेज, ये सारे एंजाइम्स के नाम है। ठीक है। चौथा लाइपेज, इसका काम क्या है, वसा को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में तोड़ना, यानी कि बोल सकते हैं वसा का पाचन करता है लाइपेज। 5 नंबर पे है माल्टोज, इसका काम है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। ठीक है। आगे देखेंगे कि
ये तो जो पांचों एंजाइम हमने देखा वो एक्सोक्राइन वाला पार्ट था, और दूसरा हम देखेंगे कि एंडोक्राइन वाला पार्ट। ठीक है, जिसमें केवल हार्मोन का स्राव होता है, और ये मुख्यतः तीन को तीन तरह की कोशिकाएं होती हैं, जिसमें पहला है अल्फा कोशिका। ठीक, अल्फा, जिसके द्वारा ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, और इसका काम होता है कि रक्त शर्करा बढ़ाना, यानी कि जो रक्त में हमारे शुगर की क्वांटिटी होती है उसको बढ़ाना होता है। और इसके डिफिशियंसी से, इस अल्फा कोशिका से के डिफिशियंसी से जो रोग होता है, जो हमें दिक्कत होती है, क्या होता है कि हमारे रक्त में शर्करा की कमी हो जाती है, और इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, दूसरा टाइप का सेल है जो बीटा सेल। ठीक है, इसके द्वारा हमें इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। इंसुलिन के बारे में देखेंगे। इंसुलिन जो होता है वो स्वाद में थोड़ा नमकीन होता है, और इसमें जिंक और जस्ते की अधिकता होती है। ठीक है, इसका मुख्य काम होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करना। ठीक है, और इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज़ यानी मधुमेह नाम का जो रोग होता है वो हमारे इंसुलिन के कमी से ही होता है। इसमें क्या होता है कि रक्त शर्करा बढ़ जाता है, यानी कि हमारे रक्त में जो शुगर की क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है हमारे डायबिटीज़ के मामले में। ठीक है, अगला है डेल्टा सेल। ये क्या करता है, सोमैटोस्टेटिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, और इसका काम क्या क्या होता है, बाकी सभी हार्मोन को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, इन सब को नियंत्रित रखता है। और इसके डिफिशियंसी से अत्यधिक हार्मोन जो होते हैं वो असंतुलित हो जाते हैं, और पाचन क्रिया में समस्या आने लगती है। ठीक है, आगे है क्या, ये इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो ये मुख्यतः दो वैज्ञानिक हैं, फ्रेडरिक जी बैंडिंग एंड चार्ल्स एच बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। ठीक, आगे देखेंगे जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, लास्ट पेज है हमारा पाचन तंत्र का, और इसके बाद ये पाचन तंत्र समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम आंत के बारे में, इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, इंटेस्टाइन जो है वो दो तरीके के होते हैं, पहला है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा है लार्ज इंटेस्टाइन। देखिएगा, एक बार हम लोग चित्र की मदद से देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है, ये एक सेकेंड रुकिएगा, ये वाला पार्ट आपको जो दिखाई पड़ रहा है, ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, और इसके अंदर जो पतले पतले केंचुए जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है वो है हमारा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक बार ध्यान से देखिएगा इसको, ये लार्ज जो इंटेस्टाइन है और जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन लंबाई में छोटा है, लेकिन इसकी चौड़ाई स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में 3 गुनी है। ठीक है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, ये सबसे पहले देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, जिसकी लंबाई है 6 मीटर। इसका मुख्य काम क्या है कि भोजन का पाचन और अवशोषण करना, पेट के बाद तथा बड़ी आंत के पहले ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्थित होता है। दूसरा है
कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें 3 भाग होते हैं। ठीक, पहला भाग होता है उसका ड्यूडेनम, दूसरा होता है ज्यूजेनम और तीसरा होता है इलियम। इन तीनों की लंबाई पे ध्यान देंगे। सबसे लंबा होता है इलियम वाला भाग, 3.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। दूसरे नंबर पे आता है ज्यूजेनम, जिसकी लंबाई होती है 2 मीटर। और सबसे छोटा होता है हमारा ड्यूडेनम वाला पार्ट, 0.5 मीटर। ठीक है, ये ड्यूडेनम और ज्यूजेनम में दोनों में पाचन क्रिया होती है, डाइजेशन होता है, जबकि इलियम में हमारा भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। किसके द्वारा? इसमें विलाई नाम का एक संरचना होती है, ठीक है, उसके द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। अब हमारे छोटी आंत में भी कुछ इंटेस्टाइनल जूस होते हैं। कौन कौन से हैं वो एंजाइम जो भोजन के पाचन में अपना सहयोग करते हैं। पहला है इरेप्सिन, जो कि छोटी आंत में स्रावित होता है। इरेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरे नंबर पे है माल्टेज। ये सभी एंजाइम ही हैं जो छोटी आंत में स्रावित हो रहे हैं। ठीक है, माल्टेज, इसका क्या काम है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। ठीक है, दूसरे नंबर पे है सुक्रेज। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ना। चौथे नंबर पे लैक्टेज है। लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टेज में तोड़ता है। और आखिरी नंबर पे है लाइपेज, ये वसा का पाचन करता है। अब हम अपने पाचन तंत्र के आखिरी हिस्से पर चलेंगे, जो है कि लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। अब बड़ी आंत के बारे में जानेंगे कि पाचन तंत्र का अंतिम भाग जो है वो यही है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई जो है वो 1.5 मीटर है। इसका मुख्य कार्य क्या है? कार्य इसका ये है कि जल का अवशोषण और मल का निर्माण इसका मुख्य कार्य है। इसमें भी कुछ भाग होते हैं। उसके भाग के क्या क्या काम होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। इसका पहला भाग होता है सीकम। ठीक, ये छोटी आंत से भोजन प्राप्त करता है। ठीक, दूसरे नंबर पे आता है कोलन। यह मुख्य एवं सबसे बड़ा भाग होता है बड़ी आंत का। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा रेक्टम, और इसका काम होता है मल को अस्थायी संग्रह, यानी कि अस्थायी रूप से यहाँ पे मल एकत्रित रहता है। और आखिरी भाग आता है हमारा एनस कैनाल, जिसे गुदानाल बोलते हैं। यहाँ से मल निष्कासन का अंतिम मार्ग होता है और यहाँ से हमारा अपशिष्ट भोजन वो बाहर निकल जाता है और यहीं पे हमारा पाचन तंत्र समाप्त हो जाता है। तो आशा करते हैं ये पाचन तंत्र का जो क्लास है बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। और एक एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।